हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है लेखांकन विद्यापीठ के एक और नए यूट्यूब वीडियो पे, जहाँ पे मैं रॉबिन और हमारी पूरी की पूरी टीम आपको क्लास 9th एंड 10th की इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ देंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देंगे। आपके आने वाले पेपर्स पे आपकी हेल्प करेंगी ये वीडियोस आपको आगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ पे मैं आप लोगों को एसएसटी का फेडरलिज्म का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रहा था, और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर ग्राम पंचायत तक पढ़ा दिया था। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत होती क्या है? हर विलेज में एक ग्रुप ऑफ विलेजेस होती हैं। मतलब अगर हम ग्रुप ऑफ विलेजेस या विलेज की बात करें कुछ स्टेट्स में, तो उनके पास ग्राम पंचायत होती है। अब ये काउंसिल होती है जिसके अंदर काफ़ी वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिनको पंच कहा जाता है, और इनमें एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच कहा जाता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। ये डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन जो कि वहाँ पे रहती हैं उस एक पर्टिकुलर विलेज या वार्ड में, और जो डिसीजन मेकिंग होती है बॉडी की, वो पूरी की पूरी विलेज की ही लिए ही होती है। जो पंचायत है वो ओवरऑल सुपरविजन में काम करती है ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ग्राम सभा एक बॉडी होती है जो कंसिस्ट करती है सारे एडल्ट वोटर्स को ग्राम पंचायत में, और इनको इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस इन ईयर। इनको 2 से 3 बार मिलना पड़ता है ताकि ये एनुअल बजटिंग को अप्रूव कर सके ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज या ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राम पंचायत। अब मैंने ये भी आपको एक पॉइंट बताया था जिसमें कि मैंने ये बताया था कि कैसे ग्राम पंचायत में जो चीज़ें हैं वो करी जाती हैं। तो इसमें पहले ज़िला परिषद आती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसके बाद ब्लॉक लेवल में पंच समिति आती है, पंचायत समिति, और उसके बाद आती है आपकी ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है। तो इनका हायरार्किकल लेवल आता है। तो मतलब पहले जिला परिषद से पंचायत समिति, पंचायत समिति से ग्राम पंचायत। अब स्ट्रक्चर क्या है, वही सब चीजें। ग्राम पंचायत ये रही, उससे आपका बना पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, और फिर उससे बना आपका जिला परिषद। अब ये क्या होता है, पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल, ये क्या होता है, कुछ ग्राम पंचायत जो होती हैं ये ग्रुप करी जाती है टुगेदर ताकि ये बना सकें यूजुअली, जिसको पंचायत समिति कहते हैं। और जो मेंबर होते हैं इनके वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जो इलेक्ट करी जाती हैं सारी की सारी पंचायत मेंबर्स उस एरिया में जो होते हैं उनसे। सारे के सारे पंचायत समिति, मंडल जो भी एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो सारे के सारे एक साथ आते हैं जब वो जिला बनाते हैं। जिला गाजियाबाद किसी को याद आया होगा, मूवी है यार, मूवी का रेफरेंस है। तो मोस्ट मेंबर्स जो होते हैं जिला परिषद के वो इलेक्ट करे जाते हैं। मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, एमएलए के और डिस्ट्रिक्ट के, कुछ दूसरे ऑफिशियल्स के भी, कुछ दूसरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज के भी, ये भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है ऑफ जिला परिषद का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ग्राम पंचायत में या पंचायत में उनका सरपंच होता है। Now what does urban local government have? अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पास म्यूनसिपैलिटीज होती है जो टाउन में सेटअप होती हैं। बिग सिटीज में म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आती हैं। दोनों म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं ये कंट्रोल करी जाती हैं बाय इलेक्टेड बॉडीज, जो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दैट इज एमपीज और एमएलए। अब आपको मैं बता देता हूँ, एमसीडी के इलेक्शन अलग होते हैं, लोकैलिटी के इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट्स के इलेक्शन अलग होते हैं, और एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे देश का इलेक्शन अलग होता है। जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि अभी हरियाणा में चुनाव हुए, फिर पंजाब में चुनाव हुए, अब आने वाले टाइम में यूपी में चुनाव होंगे, बिहार में चुनाव होंगे। ना चुनाव जो हो रहे हैं ये सारे के सारे स्टेट लेवल पे हो रहे हैं, दिस इज नॉट ऑन ए नेशनल लेवल। बट जो भी पार्टी इन स्टेट्स में जीती है तो उनका पता लग जाता है कि हाँ ठीक है, अगर ये पार्टी स्टेट्स में जीती है तो ये पार्टी नेशनल लेवल पे बड़े पैमाने पे भी अगर लड़ेगी तो हो सकता है कि इतने इनके जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हो। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो जीतने का एक स्टेट का होता है दैट इज बिहार समिति, दैट इज बिहार। बिहार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्राउंड है जो ये तय करता है कि आने वाली सरकार किसकी होगी, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा सीट्स है। उसके बाद म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है जो कि पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है सच एज ऑफिसर्स, उसको कहा जाता है मेयर।
जो कि आपको पता है दिल्ली में है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब इनकी अचीवमेंट क्या होती है, ये लोग टोटल 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इनके पास पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज में और इन सब चीज़ों में पूरी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो होता है लोकल गवर्नमेंट का, वो हेल्प करता है डेमोक्रेसी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने में, और इसके साथ इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन भी है, और ये साथ के साथ डेमोक्रेसी में इनकी आवाज़ को भी बढ़ा देता है। पर इनके चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे हैव कम थ्रू। तो जो इलेक्शन है वो हेल्ड करे जा रहे हैं रेगुलरली और बड़े एंथुसियास्टिकली, पर ग्राम सभा जो है ये रेगुलरली हेल्ड नहीं करी जाती। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने अभी तक अपनी पावर्स को लोकल गवर्नमेंट्स को बांटा ही नहीं है, वो इन्होंने दी ही नहीं है। नॉट दे हैव गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, ना उनको रिसोर्सेज मिले हैं। तो अभी भी हम बहुत दूर हैं रियलाइज करने से कि आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। और इसी के साथ आपका फेडरलिज्म का चैप्टर यहीं पे ही खत्म होता है। ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। अब हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा और इसका तात्पर्य क्या था, या इसकी समरी क्या है इस चैप्टर की। ये पूरा चैप्टर जो फेडरलिज्म का है ये आपको सिर्फ ये बताता है कि आइडियल फेडरल कंट्री क्या होती है। देखो यार, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, देयर इज नॉट एनी कंट्री विच इज आइडियली फेडरल, आइडियली डेमोक्रेटिक। क्योंकि डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा है और उस परिभाषा पे कौन सी कंट्री खरी उतरती है वो है ही नहीं। तो उसी बेसिस पे कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो प्रॉपरली आइडियली फेडरलिस्ट हो या फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हो। देखो, फेडरल सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमारे को तीनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं, दैट इज जुरिसडिक्शन, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों लेवल्स को ओपनली बिना किसी दबाव के काम करने देना होगा, तभी ही वो काम कर पाएंगे। बट इवेंचुअली होता क्या है, रियलिटी ऑन ग्राउंड, कि जो हम कह रहे हैं कि इनको फ्रीली काम करने देना चाहिए, ये लोग फ्रीली काम नहीं करते। कभी कभी एग्जीक्यूटिव्स का भार जो है, एग्जीक्यूटिव्स पे लेजिस्लेचर का भार आ जाएगा वो उनको प्रेशराइज करते हैं। कभी कभी जुडिशरी पे लेजिस्लेचर का भार आ जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भार आ जाता है, कभी कभी वो उनको प्रेशराइज करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आपको ही इस कंट्री का फ्यूचर बनना है, आप ही इस कंट्री का फ्यूचर हो। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम कैसे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, रादर देन गिविंग द कमांड ऑफ दिस कंट्री टू समवट ओल्ड पीपल, बुजुर्गों को देते हुए हम जब कमांड्स देते हैं, उनके हाथ में जब कमान दी जाती है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार हो सकता है कि हमारे देश को आगे लेके जाए। बट वो अपनी चीज़ों के हिसाब से हमारे देश को आगे लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट वट वी वॉन्टेड, हम लोगों को क्या चाहिए या आप लोगों को क्या चाहिए, मैं एज जैसे मैं हूँ, तो मुझे मेरी कंट्री में क्या चाहिए ये मैं बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अभी भी उस एरा में जीते हैं जिस एरा को वो छोड़ना नहीं चाहते, दे स्टिल ग्रो इन दैट एरा, और उनके हिसाब से वो उसी एरा में जाना चाहते हैं। बट हम उस एरा में नहीं जा सकते, हमारे को ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हम लोगों को ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए हमारी कंट्री में जो अच्छे तरीके से काम करवा पाए, जो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी को ये मौका दे कि वो एक अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को प्लान करके इम्प्लीमेंट कर सके। अब अगर एक बात आती है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी आपस में मिल के काम कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाते हैं, वो कानून बनाए, एक बिल पास करे, उस बिल को जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो प्रॉपरली थॉरोली रीड करे, थॉरोली समझे। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, उनके पास ढेरों ही ढेरों बिल होते हैं, बट उनको वो बिल थॉरोली पढ़ना चाहिए। वो बिल वो थॉरोली पढ़े, थॉरोली बिल पढ़ने के बाद वो पास होगा या नहीं होगा उस चीज़ पे सहमति करें। बस इस चीज़ को ध्यान में रखे कि ये बिल उनकी पार्टी को इफेक्ट करेगा ये नहीं सोचना, पर ये बिल एक देश को कैसे इफेक्ट करेगा उसके बारे में सोचना है। दे आर मल्टीपल रिफॉर्म्स जो भी आ रहे हैं, जीएसटी 2.0 के नाम से जीएसटी को दोबारा इंट्रोड्यूस करा गया। क्यों इंट्रोड्यूस करा गया?
कोई ज़रूरत नहीं थी जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की। पर अगर इसी जीएसटी को शुरुआत में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया होता तो दोबारा से जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस कराया जाता, दोबारा से जीएसटी के रेट्स को रिवाइज क्यों करा जाता। अभी भी वो ठीक तरीके से रिवाइज नहीं है। हम लोगों को लग रहा है कि वो सस्ता हो गया, पर वो सस्ता नहीं हुआ, वो महंगाई होगी। ये चीज़ें आप लोगों को अभी वो महंगी पड़ रही है। कैसे, मैं बता देता हूँ। रजिस्टर बनाने के कागज़ के ऊपर 8% जीएसटी 5% जीएसटी है और रजिस्टर बनाने के ऊपर 8% जीएसटी है। तो रजिस्टर पे आप लोग 8% ही पे कर रहे हो, जबकि उसके रॉ मटेरियल में 5% जीएसटी है। तो ये जीएसटी बड़ी चीज़ें हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। वो चीज़ें जिनके रॉ मटेरियल पे अलग जीएसटी लग रहा है और उनके फिनिश गुड्स पे अलग जीएसटी लग रहा है, जिस वजह से वो अल्टीमेटली चीज़ महंगी हो रही है, सस्ती नहीं हुई। देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी जगह कोई भी काम कर रहा है, वो आप लोगों से ही एज अ कंज्यूमर से ही पैसा निकालेगा, वो अपने जेब से पैसा कोई नहीं देता। तो अगर इसी जीएसटी को अच्छे से रिवाइज करके चाहे शुरुआत में निकाला गया, पर अगर ये 1 साल 2 साल और डिले हो जाता, 2 साल डिले होने के बाद एक पर्टिकुलर फ्री फॉर्म बना के ये जीएसटी निकाला जाता, तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता जो जीएसटी ने क्रिएट कर दिया। अगर हम लोगों ने अगर जो कंडीशंस लगाएगी, 500,000 के नोट बैन हुए, डीमोनेटाइजेशन हुआ, अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करा जाता तो शायद इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता। 150 करोड़ से ऊपर की आबादी का तुम्हें साफ लगाओ कि उसको एक दिन में बोल दिया गया कि 500,000 के नोट आज रात से हम मान्य हैं। सोचो क्या हुआ होगा उस चीज़ को लेके, कितनी बड़ा ब्लंडर क्रिएट हुआ होगा। बट वी स्टैंड यूनाइटेड, हम लोगों ने उस चीज़ को संभाला, धीरे धीरे आगे बढ़े और आज हम उस चीज़ से आगे निकल गए। बट क्या हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाई है? आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट, यू नो इट, योर मदर एंड फादर नो इट, योर ग्रैंड पेरेंट्स नोज इट, कि वो कितनी स्टेबल हुई और कितनी स्टेबल नहीं हुई। आप लोग जानते हो अच्छे से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यही सब चीज़ें जो हैं, अगर शुरुआत में एक लेजिस्लेचर ढंग से इस चीज़ को रिवाइज करता, ढंग से इस चीज़ को एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है इम्प्लाई करने के लिए, ढंग से एग्जीक्यूटिव्स उसको इम्प्लाई करते और ढंग से जुडिशरी इस चीज़ को संभाल पाती, तो इतना बड़ा केओटिक ब्लंडर एक कंट्री के लिए खड़ा ही नहीं होना था। ये मैं अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सम अदर कंट्री। हम किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। रिसेशन आया था, जब द ग्रेट रिसेशन आया था, तब भी वो अमेरिका की ही इकोनॉमी की दिक्कत थी। अमेरिका में ही उनके लेजिस्लेचर और जुडिशरी में दिक्कत आई थी। हर एक जगह पे जहाँ पे भी एक फेडरल सिस्टम होगा, अगर एक सिस्टम चलता ही ऐसे है, एक को दूसरे पर रिलाय करना होता है, पर एक को दूसरे को फ्री भी छोड़ना है। हम लोग रिलाय कर रहे हैं, हम निर्भर हैं उन पे, पर हम उनको दबाव नहीं डाल सकते। आपको समझना पड़ेगा कि एक फेडरल सिस्टम कैसे रन कर सकता है। तो ये चैप्टर आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है। ये चैप्टर आपको मोर ओवर इंडिया के बारे में बताता है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है क्या। खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग अभी भी उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं देते, हम लोगों ने अभी भी उनको सिग्निफिकेंट पावर्स ट्रांसफ़र नहीं करी। हम लोग चाहे जितना मर्जी बोल लें, पर ग्राम सभा में इलेक्शंस अभी भी रेगुलरली नहीं होते। तो ये सब चीज़ें क्या है, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि फ्रॉम द रूट्स ये बातें गलत हो रही हैं। देखो, ये लोकल पार्टीज जो है, ये लोकल गवर्नमेंट जो है, दीज आर दी रूट्स। आप लोग, अगर कोई भी इंसान शुरू करता है, वो छोटे से शुरू करता है। अगर एक छोटे मकान से शुरू करेगा तभी तो बड़े मकान पे जाएगा। बट अगर वो छोटे मकान ही उसका गलत है, तो वो बड़े मकान में कभी नहीं जा पाएगा। अगर वो एक काम शुरू कर रहा है और उसके काम शुरू करने पे, चाहे उसने रेडी से काम शुरू करा है, ठेले से काम शुरू करा है, और उस ठेले से काम शुरू करने में ही उसकी जो है बेईमानी है, तो वो कभी भी बड़ी दुकान नहीं खोल पाएगा, बड़ा स्टोर नहीं खोल पाएगा। उसको छोटे से ही ईमानदार होना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम शुरुआत में ग्राम सभा के इलेक्शंस को ही रेगुलरली हेल्ड नहीं करवा पा रहे, हम शुरुआत में उनकी पावर्स को ट्रांसफर ढंग से नहीं करवा पा रहे लोकल गवर्नमेंट को, हम उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं दे पा रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी आगे आने वाली फ्यूचर की गवर्नमेंट, जो यही लोकल गवर्नमेंट से लोग आगे बढ़ के एक प्रॉपर बढ़िया गवर्नमेंट, जो एक कंट्री को चलाने वाली गवर्नमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग कैसे उस कंट्री की गवर्नमेंट को अच्छे से फॉलो करवा पाएंगे? ये आप खुद अपने दिमाग में सोचो, इस चीज़ को खुद एनालाइज करोगे, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसी एक क्वेश्चन के साथ कि अगर हम छोटी चीज़ों को अच्छा नहीं करेंगे, तो क्या हम बड़ी चीज़ों को अच्छा होने की उम्मीद रख सकते हैं? इसी क्वेश्चन के साथ मैं ये चैप्टर को यहीं ख़त्म करता हूँ।
और इसी के साथ ही वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। लेखांकर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।